Good morning to all of you and welcome to all of you in OCIS PCS क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होप सो सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी बहुत बेहतर चल रही होगी। तो देख लेते हैं आज के इस करंट अफेयर्स के सेशन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, वर्ल्ड अंडर फैक्ट से प्लस एमसीक्यूज है। तो आते हैं फर्स्ट इश्यूज पे, जो आपके क्या है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जिसकी इंपॉर्टेंस बहुत अधिक है। फर्स्ट इश्यूज है पीएम मोदी को फ्रांस का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है उससे सम्मानित किया गया है। तो वो पुरस्कार का नाम क्या है? ग्रैंड क्रॉस। पुरस्कार का नाम क्या है? ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर पुरस्कार। ओके, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से प्रधानमंत्री मोदी जी को सम्मानित किया गया। ध्यान रखिएगा इन 2 महीनों में मोदी जी की ये चौथी विदेश यात्रा है। ठीक है, सबसे पहले अगर देखा जाए इधर तो वो जापान गए हैं। जापान में जहाँ G7 में पार्टिसिपेट किए थे, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, फिर अमेरिका का दौरा किए हैं। अमेरिका के बाद वो मिस्र गए थे, जहाँ मिस्र में भी उनको कौन सा पुरस्कार दिया गया था? मिस्र में भी कौन सा पुरस्कार दिया गया था उनको? नील पुरस्कार, है ना। मिस्र में भी उनको सर्वोच्च पुरस्कार जो मिस्र का बोला जाएगा, तो वहां पे भी उनको ऑनर ऑफ नील का सम्मान उनको वहां भी दिया गया है। ठीक है, नील पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया था? तो मिस्र के राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल फतह अल सीसी के द्वारा उनको वहां भी पुरस्कार दिया गया था। तो खैर, तो यहाँ पर ये सम्मान पाने वाले, और ये ध्यान रखिएगा कि मोदी जी ये सम्मान पाने वाले जो है, यह क्या है? पहले भारतीय पीएम बने हैं। ओके, ये पहले भारतीय जिनको ये सम्मान दिया गया है, पहले भारतीय पीएम है। नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा स्थापित किया गया था लीजन ऑफ ऑनर। किसके द्वारा? नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा स्थापित किया गया था लीजन ऑफ ऑनर। इससे पहले भी अगर बात की जाए, इससे पहले भी ये जो आप देखेंगे पुरस्कार जो दिया गया है, यहाँ पर 2-3 चीजें ध्यान रखिएगा। इससे पहले ये पुरस्कार किसको दिया गया है? यह पुरस्कार दक्षिण अफ्रीका, ओके, दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला। कौन थे? नेल्सन मंडेला। ओके, इनको भी यह जो है सम्मान दिया गया था, इनको भी यह सम्मान दिया गया था। इसके अलावा अगर आप बोलेंगे तो जर्मनी की पूर्व चांसलर हो गई। ठीक है, जर्मनी के कुछ पूर्व चांसलर कौन है? एंजेला मार्केल। ओके, एंजेला मार्केल। ओके, एंजेला मार्केल, एंजेला मार्केल को भी ये सम्मान दिया गया है। इसके अलावा और भी अगर आप देखा जाए तो यूएन के महासचिव जो पुराने थे गुटरेस, उनको भी दिया गया। तो ये सब इनको जो है इन लोगों को दिया गया है यह पुरस्कार। ठीक है, इसके अलावा ये जो 2 पॉइंट्स देख रहे हैं, ये आपको समझाने के लिए, ना कि एग्जाम में ये नहीं पूछेगा, केवल ये ध्यान रखना है कि अच्छा ये जो अवार्ड दिया गया बाई चांस 1% के लिए अगर बोल दिया जाए, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा ये साउथ अफ्रीका के हो जा रहे हैं ना, ये साउथ अफ्रीका के हो जा रहे हैं, तो मे बी अगर कॉलम में कभी क्वेश्चन को घुमाऊ करना हो तो अलग बात है, अदरवाइज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि क्वेश्चन में अगर आ जाए तो कम से कम वहाँ कर सके। तो ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इनको अभी पीएम मोदी जी को मैंने बताया ना कि इनको, इनके साथ जो एडिशनल फैक्ट है वो ध्यान रखिएगा कि इनको कहाँ पर ऑर्डर ऑफ नील का पुरस्कार दिया गया था ना, ऑर्डर ऑफ नील, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ नील कहाँ दिया गया है? मिस्र में। ठीक है, मिस्र के राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया है। मिस्र यानी इजिप्ट के राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया है। इजिप्ट के राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया है। और आप चाहें तो इजिप्ट के राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया है, प्लस यहाँ पे इनका नाम लिख सकते हैं। राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल फतह अल सीसी। अब्दुल फतह अल सीसी के द्वारा यह दिया गया था। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको एडिशनल फैक्ट में ऐड कर दिया है। आप इसको स्किप कर सकते हैं, दक्षिण अफ्रीका चांसलर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा थोड़ा सा आप एक पॉइंट यहाँ पर और लिख लें। कि मोदी जी की जो है यह क्या है? चौथी विदेश यात्रा। चौथी मैंने इसलिए लिखा है, इससे क्या होगा आपको ये क्लियर रहेगा कि क्योंकि इन 2 महीनों में, ठीक है, इन 2 महीनों में ये इनकी क्या है? 2 महीनों में, ठीक है, चौथी विदेश यात्रा है। ओके, इससे पहले कहाँ का जो हमने देखा है, जापान गए थे,
जापान का मतलब G7 को याद रखिएगा, जापान जाकर के G7 की इस बार जो अध्यक्षता हुई है, कहाँ G7 की बैठक सम्मेलन कहाँ हुआ था, G7 का सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो आपके जापान के कहाँ हुआ था, हिरोशिमा में हुआ था। क्वेश्चन पूछता है जापान के हिरोशिमा में G7 का आपका क्या हुआ है, सम्मेलन हुआ है। और G20 का कहाँ हो रहा है, तो यह दिल्ली भारत में इस बार, ठीक है। तो ये G7 और G20, G7 का इस साल का जापान याद रखिएगा, और प्रीवियस ईयर का अगर पूछ लेता, अगर प्रीवियस ईयर का पूछ लेता है यानी 2023-22 का पूछता है तो जर्मनी, ओके, जर्मनी। जापान के इस बार कहाँ हुआ है, हिरोशिमा, जापान के हिरोशिमा, ये ध्यान रखिएगा, G7 के सम्मेलन वहीं हुआ है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है जापान, जापान, जापान G7 काफी मिलता जुलता है तो ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक है, इसके अलावा फिर वो कहाँ गए थे, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया गए, ठीक है। अमेरिका का दौरा किए हैं, अमेरिका, मिस्र, ओके, अमेरिका, मिस्र, और अब जो है वो कहाँ, फ्रांस, और उसके बाद कहाँ जाएंगे, फ्रांस और उसके बाद UAE, क्लियर। चलिए ठीक है, तो ये हो गया आपके ये न्यूज़। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन, और बोला गया है एक्सपो, ओके, क्या क्या है, विश्व का सबसे बड़ा है, तो इंपॉर्टेंट क्या है कि यह विश्व का सबसे बड़ा है। इसकी इंपॉर्टेंस तो सबसे पहले अपने आप में यही हो जाती है कि क्या है, यह विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन है, ओके, अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन। और एक्सपो कहाँ आयोजित किया गया, वाराणसी में आयोजित किया गया है, वाराणसी में। और इसका आयोजन जो है किसके द्वारा किया जा रहा है, वाराणसी में हो रहा है, इट्स गुड, बट किसके द्वारा किया जा रहा है, तो क्या होगा, टेम्पल कनेक्ट, किसके द्वारा किया जा रहा है, यह टेम्पल कनेक्ट इंडिया, टेम्पल कनेक्ट, क्योंकि मंदिरों को जोड़ रहा है ना, तो टेम्पल क्योंकि विश्व में जितने भी मंदिर हैं उन सभी को लेकर के चल रहा है, ठीक है। तो विश्व का सबसे बड़ा क्या है, यह अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन है, इसलिए इसके जो आयोजन कर रहा है उसको याद रखना टफ नहीं है। टेम्पल कनेक्ट हो गया, मंदिरों को जोड़ रहा है, तो टेम्पल कनेक्ट इंडिया के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। अगर बात की जाए, अगर यहाँ पे बात की जाए कि वाराणसी में और क्या किया गया है, तो वाराणसी में मोदी जी के द्वारा ही करीब कितने प्रोजेक्ट हैं, ये एडिशनल फैक्ट है, ठीक है, ये एडिशनल फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। वाराणसी में और कितने प्रोजेक्ट को भी लॉन्च किया गया है, वाराणसी में और कितने प्रोजेक्ट को, तो मैं इसको अलग पेन से लिख दे रही हूँ, ये अलग एडिशनल है, ठीक है। वाराणसी में क्या किया गया है, 29 परियोजनाएं, ठीक है, योजनाओं को क्या किया गया है, कितने करोड़ की राशि, 12,100 करोड़, किसके द्वारा अनाउंस किया गया है, मोदी जी के द्वारा, ठीक है। कितने परियोजना, क्योंकि मोदी जी अभी क्या वाराणसी गए हुए थे, तो वाराणसी में उन्होंने 29 प्रोजेक्ट को क्या किया है, लॉन्च करने की बात कही, और उसके लिए कितना अनाउंस किया है, उसके लिए कितना राशि जो है जारी की गई है, 12,100 करोड़, 12,100 करोड़ की राशि जो है, इसका इतना का है, आप बजट लिख सकते हैं, इतने का बजट है, ठीक है। 29 प्रोजेक्ट के लिए बजट जो है वह 12,100 करोड़ का, और ये किसका अनाउंसमेंट है, मोदी जी के द्वारा, ठीक है, मोदी जी, ये अनाउंसमेंट है मोदी जी के द्वारा किया गया है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट आते हैं। तमिलनाडु को पहला उड़ान प्रशिक्षण संगठन प्राप्त हुआ है, तमिलनाडु को क्या किया गया है, पहला उड़ान प्रशिक्षण संगठन प्राप्त हुआ है। और यह भारत का, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि यह भारत का किस नंबर पर है, यह भारत का 36वां उड़ान प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन होगा, जिसे DGCA का मतलब क्या होता है, DGCA यानी डायरेक्टरेट जनरल सिविल एविएशन, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ओके, सिविल एविएशन, ओके, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। अब इसके साथ क्या ध्यान रखना है, एक और चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या बोला गया है कि तमिलनाडु को पहला उड़ान प्रशिक्षण संगठन किसके 36वां है, और किसके द्वारा अनुमोदित किया गया है, DGCA, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। अब तमिलनाडु को लेकर के एडिशनल फैक्ट हम देख लेते हैं कि तमिलनाडु के बारे में क्या है कि तमिलनाडु जो है, इसकी अगर बात की जाए इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में, ओके, किसमें, इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में, इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात,
ओके, यानी एक्सपोर्ट में तमिलनाडु का पोजीशन किस पोजीशन पर है ये, तो यह टॉप रैंक है इसकी, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में ये फर्स्ट पोजीशन पर है, फर्स्ट पोजीशन पर है इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में, यह फर्स्ट पोजीशन पर है। अगर बात की जाए सेकंड पोजीशन की तो किसका नाम आएगा, सेकंड पोजीशन पे कौन है, सेकंड में आपका यूपी है, यूपी है। थर्ड में आपका कर्नाटका है, ओके, कर्नाटका है। आप अधिकांश देखेंगे कि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है, हम लोग जिसे छोड़ के जाएंगे वही एग्जाम में पूछता है, और हम लोग निर्यात वगैरह को छोड़ो, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको करके जाइएगा, ठीक है। जितने चीज बता रही हूँ पॉइंट्स उतना करके जाइएगा, एग्जाम में आपको इसका फायदा दिखाई देगा। कर्नाटका, फोर्थ है आपका महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, ओके। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है न्यूज। आईएनएस सुनन्या, क्या है, आईएनएस सुनयना ने क्या किया है, ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 2023 में हिस्सा लिया है, ठीक है। कौन सा ऑपरेशन में लिया है, आईएनएस सुनयना ने, क्या नाम है, आईएनएस सुनयना ने ऑपरेशन क्या कौन सा है यह, सदर्न रेडीनेस 2023 में हिस्सा लिया है। अब देख लेते हैं ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 2023 एक क्या है, बहुराष्ट्रीय पहल है। ये क्या है, एक बहुराष्ट्रीय पहल है, और उद्देश्य क्या है कि समुद्री क्षेत्र को बढ़ाना, जो समुद्री क्षेत्र है उसको बढ़ाना, उसकी निगरानी करना, उसको उसके क्षेत्र में सुरक्षा होनी चाहिए। मतलब मेनली जो ये लिया गया है बेसिकली ये समुद्री क्षेत्र के लिए है कि वहाँ पे किस प्रकार से उसको बढ़ाएगा, उसको सुरक्षा कैसे देगा, समुद्री डाकुओं से उसकी कैसे उसको मुकाबला करेगा। तो क्या दिया गया, समुद्र को बढ़ाना, क्षेत्र में सुरक्षा भी दिया गया है, नेविगेशन की स्वतंत्रता को सुनिश्चित होना चाहिए था, करने के लिए कोई नहीं, स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए, ओके, सुनिश्चित करने के लिए समुद्री डकैतों की मुकाबला करना है, ठीक है। समुद्री जो डकैती है उसका मुकाबला करना है। तो बेसिकली ऑपरेशन किसके लिए किया गया है, बहुराष्ट्रीय पहल है, और इसमें क्या है, समुद्री सुरक्षा को बढ़ाना है, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या किया गया है, क्योंकि बहुराष्ट्रीय पहल है तो इसमें एक देश नहीं होंगे, इसमें कौन कौन है, अमेरिका है, इटली है, यूके है, सेशल्स है, ये सभी क्या है इसके इन सभी देशों की जो नौसेना है वो इसमें भाग ली है, ठीक है। और संयुक्त समुद्री बल की स्थापना किसके द्वारा, समुद्री संयुक्त बल की स्थापना 2002 में की गई थी। कब की गई थी, 2002 में की गई थी। आईएनएस सुनैना क्या है, भारतीय नौसेना का दूसरा जो सरयू श्रेणी है, सरयू जो सीरीज चल रही है उसका ये दूसरा श्रेणी का गश्ती जहाज है। नाम क्या है, आईएनएस सुनैना। इसे गोवा शिपयार्ड जो है लिमिटेड उसके द्वारा सौदे रूप से बनाया गया है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि किसका है, यह दूसरा सरयू श्रेणी का है। प्लस इंपॉर्टेंट ये है कि गोवा शिपयार्ड है उसके द्वारा इसका निर्माण किया गया है, ओके। चलिए अब बात आती है हैदराबाद की। तो हैदराबाद में क्या किया गया, भारतीय सरकारी टकसाल जो है उसके कितने 120वीं वर्षगांठ वो मना रहा है, 120वीं वर्षगांठ। देख लेते हैं क्या है। भारत सरकार टकसाल हैदराबाद या भारत की जो है 4 टकसालों में से एक है, भारत की 4 टकसालों में से क्या है, यह एक है, भारत की 4 टकसालों में से। आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि भारत के वो 4 टकसाल हैं कौन कौन से। एक तो हैदराबाद हो गया, तो बाकी के 3 आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है, कि बाकी के 3 टकसाल कौन से हैं। चलिए इसकी स्थापना कब हुई है, इसकी स्थापना मूल रूप से 1803 ईस्वी में हैदराबाद के निजाम की शाही टकसाल के रूप में की गई थी। अब इसकी स्थापना मीर अकबर अली खान, सिकंदर जा और आशफ जा तृतीय ने किया था। क्लियर। 1950 में भारत सरकार ने टकसाल का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। कब, 1950 में, ठीक है। अब इसके साथ ध्यान क्या रखना है, इसके साथ एक और फैक्ट ध्यान रखना है कि हैदराबाद में, ओके, इसके साथ ध्यान क्या रखना है कि हैदराबाद में क्या किया गया था, आपकी 1000 वर्ष पुरानी जो है जैन मूर्तियां मिली थी, ठीक है। हैदराबाद में एक एडिशनल फैक्ट ध्यान रखिएगा हैदराबाद का कि 1000 वर्षों पुरानी जैन मूर्तियां मिली थी, ठीक है, मिली थी। और वो जैन मूर्तियों में किनके नाम थे, नाम किनके हैं ध्यान दीजिएगा, आदिनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ, ये हिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है, पार्श्वनाथ,
और आपके महावीर, महावीर। ठीक है, तो जो 1000 वर्षों पुरानी जो मूर्तियां मिली हैं, ये आपकी हिस्ट्री सेक्शन में क्वेश्चन आ सकता है। करंट का ही है, मैंने कहा है ना कि क्वेश्चन जो बनते हैं तो क्या है, हिस्ट्री सेक्शन के क्वेश्चन वहां पर आ सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा क्या क्या नाम है जो जैन मूर्तियां मिली हैं। उन जैन मूर्तियों में ये 4 मूर्तियां थी। ठीक है, आदिनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर। अब जब हम लोगों ने यहाँ तक देखा है तो इसमें एक चीज देख लेते हैं कि किसकी जो चिन्ह क्या है। आदिनाथ का क्या है, बैल। नेमिनाथ का कलश, नीलकमल। ओके, बैल, नीलकमल, नीलकमल। पार्श्वनाथ का क्या है, सर्प। एंड महावीर का सिंह, सिंह। ओके, ये इनके क्या है, प्रतीक चिन्ह है। ये इनके क्या है, प्रतीक चिन्ह है। ये ध्यान रखिएगा, प्रतीक चिन्ह है, ये इनके प्रतीक चिन्ह है। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट इश्यूज क्या है, जम्मू कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन। जम्मू कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन को क्या किया गया है, गोल्ड श्रेणी में, गोल्ड श्रेणी में। ठीक है, गोल्ड श्रेणी में इनको स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। गोल्ड श्रेणी में, गोल्ड श्रेणी में इनको स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। JKRLM यानी क्या है, आजीविका मिशन, ग्रामीण आजीविका मिशन। ओके, जम्मू कश्मीर। JK क्या हो गया, जम्मू कश्मीर। यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, ये तो खैर इतना समझ सकते हैं। JK यानी जम्मू कश्मीर। ओके, RALM यानी रूरल लिवलीहुड मिशन। R ग्रामीण हो गया, रूरल आजीविका लेवल मिशन। ओके, RLM, हाँ JKRLM। ठीक है, को क्या किया गया है, को केंद्र प्रशासित प्रदेश जो है उसमें यानी जम्मू कश्मीर में इसको स्वयं सहायता समूह। ठीक है, किसके साथ, स्वयं सहायता समूहों यानी SHG को विपणन के अवसर प्रदान करने के प्रयासों के लिए। विपणन यानी क्या होता है, मार्केटिंग होता है। ठीक है, विपणन यानी मार्केटिंग होता है। तो विपणन के अवसर प्रदान करने के प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया है। तो सबसे इस हेडलाइन में भी अपने आप में क्या है, ये एक न्यूज़ है। अब हेडलाइन जो है इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर जो है ग्रामीण आजीविका मिशन को गोल्ड श्रेणी में, गोल्ड श्रेणी में, ठीक है, गोल्ड श्रेणी में सर्वोच्च स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, किसमें, गोल्ड श्रेणी में किया गया है। चलिए इसके साथ और एडिशनल क्या है देख लेते हैं। एक्चुअली क्या है, ये स्व सहायता समूह से जुड़ी अनगिनत महिलाओं को इसने क्या किया है, जीवन को बदल दिया। कि आप जानते हैं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप में क्या होता है, जो महिलाएं जो है पार्टिसिपेट करती है तो उसमें उनका आप बोल सकते हैं उनकी आर्थिक रूप से उनको बहुत मदद मिल जाती है। और अगर आर्थिक मदद मिलेगी तो जाहिर सी बात है कि जो आपका जीवन है, जीवन का हम बोल सकते हैं जो एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो चेंज हो जाएगा, है ना। तो ध्यान रखिएगा। तो क्या है, अनगिनत महिलाओं ने इसमें क्या किया है, इसके जीवन को बदल दिया है। अब जम्मू कश्मीर की बात आती है तो जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर को लेकर के कुछ पॉइंट्स हैं जो लिख लें, एडिशनल पॉइंट्स। ठीक है, जम्मू कश्मीर को लेकर के लिख लीजिए कि जम्मू कश्मीर में एक फर्स्ट पॉइंट लिखिए, मोबाइल दोस्त। ठीक है, एक ऐप लॉन्च किया गया है, मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च किया गया है, मोबाइल दोस्त। दोस्त ऐप, ओके, ये लॉन्च किया गया है। इसके साथ ही वहां पर और क्या था, आपका मोबाइल, आपका मोबाइल हमारा दफ्तर। इसमें ध्यान रखिएगा इन दोनों का जो मतलब ये इससे काफ़ी मिलता जुलता ये है, यानी आपका मोबाइल हमारा दफ्तर, इसको थोड़ा सा और इम्प्लीमेंट करके क्या कर दिया गया, मोबाइल दोस्त ऐप को लॉन्च कर दिया गया। इन दोनों का मोटो क्या है, G2C। G2C का मतलब क्या होता है, G2C का मतलब होता है गवर्नमेंट टू सिटीजन। ओके, क्या होता है, गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू सिटीजन। ओके, सिटीजन इस यानी सरकार से नागरिक।
सरकार से नागरिक, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी ऐसी योजना है, ठीक है, जिसके बारे में क्या है हमें पता नहीं है, या हमें कुछ जानना है सरकारी चीज़ों को लेकर के, तो क्या है, सरकार जो है या हमारी कोई कंप्लेंट है तो क्या करेगी, सरकार और नागरिक के बीच में क्या होगा, डायरेक्ट कम्युनिकेशन होगा। यानी G2C जो सरकारी, जो भी सरकारी कार्यालय है, आप वहाँ जाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, आप इनसे नहीं, आप अपने मोबाइल से सरकारी कार्यालय जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट क्या करेंगे, मोबाइल के थ्रू ही उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सरकार से नागरिक, यानी सरकार और नागरिक दोनों को जोड़ेगा ये। ओके, सरकारी कार्यालय, सरकारी कोई भी कार्य रहेगी, इसलिए इसको गवर्नमेंट टू सिटीजन G2C के तहत आप जान सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक, ठीक है, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक, जिसमें जम्मू कश्मीर की रैंकिंग कितनी है, यूटीज के तहत अगर देखते हैं तो J&K जो है वह टॉप पर है, यूटीज के तहत। इसके अलावा वहाँ पर खीर जो है, बोल सकते हैं खीर भवानी मेला चला है, जो कश्मीर पंडित द्वारा लवेंडर महोत्सव है, ये सभी हैं। लेकिन ये 3-4 पॉइंट्स अभी रिसेंट का है, इसको क्योंकि उसको मैंने पहले करवाया हुआ है, ठीक है, तो वो शायद आपको याद हो इसको, लेकिन ये 3 पॉइंट्स जो हैं इसको देख जाइए। क्लियर, चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या है, यूपी सरकार ने सोनभद्र के ओबरा में, कहां पर यूपी सरकार ने कहा किया है, सोनभद्र के ओबरा में 18,000 करोड़ रुपए की 2 थर्मल पावर परियोजनाएं में। मैंने बार बार कहा है कि हेडिंग जो है, हेडिंग को हमेशा ध्यान रखें, ठीक है। यूपी सरकार कहां कर रही है, सोनभद्र कितने का है, 18,000 करोड़ रुपए का है, और कहां कर रही है, ओबरा में, सोनभद्र के ओबरा में। कितने थर्मल पावर, 2 थर्मल पावर परियोजनाओं को मंजूरी दी है। यूपी सरकार द्वारा स्वीकृत कितने की है और कितने मेगावाट की है ये प्रोजेक्ट, कितने मेगावाट की है, 800 मेगावाट की, 800 मेगावाट की 2 ओबरा डी थर्मल पावर परियोजनाएं बनाई जाएंगी। कहां बनाई जाएगी, सोनभद्र के ओबरा में। उद्देश्य क्या है, राज्य के लोगों को सस्ती बिजली उपलब्ध कराना, बिल्कुल उद्देश्य तो वही होगा। और दूसरा क्या है, सरकार ने ओबरा में थर्मल प्लांट लगाने के लिए किसके साथ समझौता किया है, NTPC के साथ। आपको कमेंट्स में ये बताना है कि NTPC नवरत्न है, महारत्न है, मिनी रत्न है, कौन सा है, मैं बता चुकी हूँ, ठीक है, मैं ये बता चुकी हूँ। तो आज के आपके कमेंट सेक्शन के लिए 2 सवाल मैंने पूछ रखा है, आपसे 2 सवाल मैंने पूछा और उन दोनों के सवाल के जवाब आप कमेंट में देंगे, ठीक है। चलिए, तो NTPC के साथ समझौता कब किया गया है। अब यूपी में एक और चीज ध्यान रखिएगा, यूपी की ही बात है, तो यूपी के नरोरा में क्या किया गया है, यूपी के नरोरा, ठीक है, यूपी के नरोरा में क्या है, नरोरा में क्या है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र। एक्चुअली भारत में कितने हैं, 7 परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, उसमें से एक यूपी में नरोरा में है। ओके, यूपी के नरोरा में है। इसके अलावा यूपी में आप देखेंगे तो यूपी के गोरखपुर प्रेस, इस बार का जो गांधी शांति पुरस्कार यानी 2021 का गांधी शांति पुरस्कार है यह, ठीक है, गोरखपुर प्रेस किसको दिया गया, गोरखपुर प्रेस को। कौन सा, गांधी शांति पुरस्कार। गांधी शांति पुरस्कार किस ईयर के लिए, 2000, ईयर याद रखेगा इसको, 22-23 करके मत चले आइएगा, यह 21 के लिए दिया गया है, ईयर इंपॉर्टेंट है। ओके, हो सकता है सवाल आपसे ईयर पे ही केवल पूछ ले, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी योजनाएं और भी हैं कि यूपी में दोनों सदन है, अभ्युदय योजना। एक और ध्यान रखिएगा, एक और थोड़ा सा, मतलब अभ्युदय योजना का थोड़ा सा जल्दी याद हो जाएगा, लेकिन एक और जो है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा उसको, LADCS, ये क्या है, जरूरतमंदों को मुफ्त कानूनी सहायता, ठीक है, जरूरतमंदों को मुफ्त कानूनी सहायता, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसलिए मैं बार बार इसको लिख दिया करती हूँ क्योंकि थोड़ा सा नाम के कारण ना हो सकता है जल्दी याद ना हो। LADCS, इसका फुल फॉर्म अगर आप देखेंगे, फुल फॉर्म इसका क्या है, इसका फुल फॉर्म में लिख दे रही हूँ, ठीक है, तो थोड़ा सा ये भी सही रहेगा याद करने के पर्पज से। इसका फुल फॉर्म आप लिख लें, लीगल, ओके, लीगल एड डिफेंस कैजुअल सिस्टम, ओके।
यानी क्या बोल सकते हैं, लीगल एड, कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली। ठीक है, कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली, क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली। कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली, कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे किचकिच हो गया, लेकिन कोई नहीं, आप एक बार मैंने बता दिया है, देख लीजिएगा। ठीक है, उड़ीसा कैबिनेट ने क्या किया है, कोई भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मंजूरी दी है। किसने दिया है, कोई भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, किसके द्वारा, उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा। कोई भाषा को किसमें शामिल किया गया है, 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में टोटल ऐसे ही कितनी भाषाएं, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा, 22 भाषाएं, है ना। और किसके द्वारा किया गया, उड़ीसा को 8वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया है। संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, संविधान के 8वीं अनुसूची में भाषाएं कितनी हैं, टोटल 22 भाषा है। स्टार्टिंग में कितनी थी, जब स्टार्टिंग में कितनी थी, तो यह कितना था, 14 भाषाएं थे, लेकिन बाद में फिर कुछ संशोधन करके और भी भाषाओं को ऐड कर दिया गया। चलिए, तो इसके तहत एक चीज और ध्यान रखिएगा कि ये तो 8वीं सूची में 22 भाषाएं शामिल है, कोई भाषा को भी उसमें शामिल किया गया है। उड़ीसा गवर्नमेंट की कुछ परियोजनाओं को देखें। मो घर आवास योजना यहाँ की है, कौन सी है, मो घर आवास योजना। मो घर, ये क्या है, आवास योजना है। ठीक है, आवास योजना है, ध्यान रखिएगा, उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा है। ठीक है, उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा ही चलाया जा रहा है, बस कुछ ज़्यादा इसमें कुछ खास और है नहीं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। रक्षा अधिग्रहण परिषद में भारतीय नौसेना के लिए क्या किया गया है, 26 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। किसमें, रक्षा अधिग्रहण परिषद में भारतीय नौसेना के लिए कितनी है, 26 लड़ाकू विमान है। ओके, 26 लड़ाकू विमान है। अब यहाँ पर ध्यान आपको ये रखना है कि 2016 में क्या किया गया था, भारतीय वायुसेना के लिए 36 लड़ाकू विमान खरीदे गए थे। ठीक है, जिसका अभी संचालन चल रहा है। कितना था वो, तो एक फर्स्ट पॉइंट वहां ध्यान रखना है, कंफ्यूजन ना हो कि ये जो 26 यहाँ है, यहाँ 26 है किसके लिए, नौसेना के लिए। 2016 में वायुसेना के लिए 36 राफेल लड़ाकू विमान की बात की गई थी, संचालन चल रहा है। ओके, एक्चुअली अभी मोदी जी फ्रांस गए हुए हैं ना, तो हो सकता है कि इस पे इनकी डील भी फाइनल हो जाए। जो ये प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है, तो हो सकता है उस पर वो साइन वाइन करके सारा ये काम प्रोसेस हो जाए, अभी वो फ्रांस गए हुए भी हैं तो। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं थोड़ा सा किसके लिए, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये नौसेना के लिए है। ठीक है, या किसके लिए है, नौसेना, भारतीय नौसेना के लिए है। कितना है, 26 राफेल लड़ाकू विमान। ओके, 26 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के प्रस्ताव को मंजूर। और कितने का सौदा होगा करीब, ये सौदा कितने का है, ये सौदा कितने का है करीब, ये सौदा है 90,000 करोड़ रुपए का यह सौदा है। ठीक है, 90,000 करोड़ रुपए का सौदा है। देख लेते हैं, भारतीय नौसेना के लिए राफेल लड़ाकू विमान INS विक्रांत और INS किस पे, विक्रमादित्य पर इसको तैनात किए जाएंगे। भारतीय वायुसेना अप्रैल में, आगे आपके पास इंफॉर्मेशन मिल गया, अप्रैल 2016 में कितना बिलियन था, 7.87, अभी कितना है, 90,000 करोड़ तक का मतलब बजट जो है वो उसका प्रस्ताव होगा। ठीक है, क्योंकि 26 है और ये कितना है, 7.87 बिलियन की बात कर रहा है। 36 राफेल जेट जो है संचालन अभी इसका कर रहा है। ओके, तो दोनों ये ध्यान रखिएगा, यह वायुसेना के लिए, मैं बार बार बोल रही, कंफ्यूजन नहीं करना है, यह वायुसेना के लिए है, यह वायुसेना के लिए। और हम लोगों ने जो देखा है ये किसके लिए है, नौसेना के लिए। 26 है और ये 36 था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। किस राज्य के एक न्यूज चैनल ने क्या किया है, लिशा नाम की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज एंकर को क्या किया है, लॉन्च किया है। तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने किया है। किसने किया है, उड़ीसा गवर्नमेंट ने किया है। 50th GST काउंसिल 2023 की बैठक हुई है, निर्मला सीतारमण जी थी उसमें। ठीक है, इस बैठक का आयोजन कहाँ किया गया, नई दिल्ली में। भारत सरकार ने क्या किया है, ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो के लेन देन में कितने % GST लगाया है, 28%। और किसको बिल्कुल GST के दायरे से बाहर रखा है, तो कैंसर की जो दवाई होंगी, ठीक है, या कोई दुर्लभ कोई ऐसी बीमारी हो गई, और तो उनको क्या किया गया है, GST के दायरे से बाहर रखा गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो 50th GST बैठक कहाँ हुई, नई दिल्ली में किया गया इसका आयोजन। और इसी GST में क्या किया गया कि जो ऑनलाइन गेमिंग है या कैसीनो की कितने % की, तो बोला गया है 28% की GST इस पे लगी रहेगी। कुछ में कम किया गया है, 18% से 5% लाया गया है। अच्छा, ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जून का कौन है, श्रीलंका के किस स्पिनर को चुना गया है, श्रीलंका के स्पिनर कौन है,
वनिंदु हसरंगा को किस राज्य ने टीचर इंटरफेस फॉर एक्सीलेंस, ठीक है, टीचर इंटरफेस फॉर एक्सीलेंस यानी TIE कार्यक्रम शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो राजस्थान ने दिया है। और इस कार्यक्रम का, ये जो आप देख रहे हैं यह कार्यक्रम का, इस कार्यक्रम के तहत क्या किया जाएगा कि राजस्थान गवर्नमेंट क्या कर रही है, जो सरकारी कॉलेज हैं, ओके, सरकारी कॉलेजों के शिक्षकों को क्या करेगी, ट्रेनिंग देने के लिए। किसके? सरकारी कॉलेजों के शिक्षकों को। सवाल इस पर भी बन सकते हैं इसलिए लिख दे रही हूँ, सरकारी कॉलेजों के शिक्षकों के लिए क्या कर रही है, शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए, ओके, प्रशिक्षण के लिए क्या कर रही है, विदेशों में भी क्या कर रही है। अगर ये जैसे विदेशों में ही इनके जो प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है इस कार्यक्रम के तहत, जो सरकारी स्कूल कॉलेज के जो शिक्षक होंगे उनको विदेशों में प्रशिक्षण, ठीक है, विदेशी संस्थानों, प्रशिक्षण किसमें, विदेशी संस्थानों। और भी किस तरह के संस्थान होंगे बता देती हूँ, जैसे विदेशी संस्थानों में, ठीक है, विदेशी संस्थानों में जैसे आपकी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की गई, तो उसमें 1 से लेकर के 100 तक के अंतर्गत जितने भी मतलब टॉप जो इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पर संस्थान हैं, वहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये ट्रेनिंग ले सकते हैं। फर्स्ट थिंग। दूसरी क्या हो गई है, जो NIRF है यानी नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क है, उसमें भी 1 से लेकर के 100 तक जितने भी इंस्टीट्यूट हैं आप उसमें क्या कर सकते हैं, ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो किसके लिए किया गया है यह, राजस्थान गवर्नमेंट ने किया, किसके लिए, सरकारी कॉलेजों के शिक्षकों के लिए। और किस कार्यक्रम के तहत है, तो टीचर इंटरफेस फॉर एक्सीलेंस, ओके। चलिए, किसको लिथुआनिया में भारत देश के एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है, देवेश उत्तम को, ठीक है, देवेश उत्तम को। किसने कलर्स ऑफ डिवोशन नामक पुस्तक लिखी है, अनीता भारत शाह। विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में भारत देश ने कितने मेडल जीते हैं, 11 मेडल। भारत और अमेरिका ने अवैध और खतरनाक दवाओं की तस्करी रोकने के लिए कौन सा अभियान चलाया है, किसने, भारत और अमेरिका ने ऑपरेशन बॉर्डर स्वॉर्ड। नेक्स्ट देख लेते हैं, कहाँ दुनिया की पहली मानव रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, जिनेवा में। IIT मद्रास के पहले विदेशी कैंपस की डायरेक्टर बनी है प्रोफेसर प्रीति अधलैम। और यह जो विदेशी कैंपस है, यह विदेशी कैंपस कहाँ बनाया जा रहा है, ये विदेशी कैंपस जो है बनाया कहाँ जा रहा है, ये तंजानिया के जंजीबार में। कहाँ, तंजानिया, ओके, तंजानिया के जंजीबार। ये फर्स्ट टाइम ऐसा है, पहली बार को विदेशी को उसको बनाया जा रहा है, इसके तंजानिया के जंजीबार में। और प्रोफेसर भी किसको बना दिया गया, प्रीति अधलायम। और IIT मद्रास को NIRF की रैंकिंग में किस टॉप पोजीशन पर है, IIT मद्रास टॉप पोजीशन पर है, IISc बेंगलुरु सेकंड पोजीशन पर है, IIT दिल्ली थर्ड पोजीशन पर है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत और किस देश ने रुपये में द्विपक्षीय व्यापार को शुरू किया है, तो भारत और बांग्लादेश ने किया है, भारत और बांग्लादेश। और रुपये में द्विपक्षीय व्यापार शुरू करने वाला बांग्लादेश जो है, इसका क्रम अगर देखेंगे तो ये 19th पर है, ठीक है, ये 19वां है। इससे पहले और कितने, 18 देश हैं, ओके, ये 19वां देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग कि हालांकि मैं तो बताऊंगी तो बहुत सारे फैक्ट्स आ जाते हैं हर क्वेश्चन में, तो उससे क्या होता है ना, स्टूडेंट्स जो हैं वो उब जाते हैं कि नहीं, करंट की क्लास को जितना जल्दी शॉर्ट में करके करवा दूं, ठीक है, ये स्टूडेंट का रिक्वायरमेंट रहता है। वरना मैं तो इसमें भी बता दूं कि बांग्लादेश के साथ बस लिख नहीं रही हूँ, बता रही हूँ कि भारत की जो है, भारत के मतलब कितने राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि असम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, मेघालय है, मिजोरम है, त्रिपुरा है। और त्रिपुरा जो है वो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। UNHRC ने क्या किया है, यूक्रेन जांच आयोग का सदस्य किसे नियुक्त किया है, वृंदा ग्रोवर को, ठीक है। किस बैंक ने प्रोजेक्ट वेब के लिए NESL के साथ समझौता किया है, इंडियन बैंक ने। NGT का कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, SK सिंह को क्या किया गया है, NGT का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ओके। चलिए नेक्स्ट है, क्वेश्चन पे आते हैं। MCQs आज की क्या है देख लेते हैं। फर्स्ट MCQs है, किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के ग्रामीण आजीविका मिशन को गोल्ड श्रेणी में, अब हाँ इसके साथ एक थीम भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, जो गोल्ड श्रेणी है उसके साथ इस थीम को ध्यान रखिएगा कि स्टेट ऑफ गवर्नेंस इंडिया, इस थीम के तहत,
ठीक है। गोल्ड श्रेणी में स्कॉच पुरस्कार दिया गया है, 100% करेक्ट है। इसके साथ ही किस थीम अगर पूछ लेता है किस थीम के तहत, तो क्या है, स्टेट ऑफ गवर्नेंस इंडिया 2047। थीम क्या थी, स्टेट ऑफ इंडियन गवर्नेंस इंडिया 247 इस थीम के तहत दिया गया है। या फिर आपसे हो सकता है कि थीम पूछ ले, तो क्या होगा इसका राइट आंसर, जम्मू कश्मीर, है ना। इसका राइट आंसर जम्मू कश्मीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस राज्य सरकार ने सोनभद्र के ओबरा में कितना, क्या 18,000 करोड़ के क्या किया है, 2 थर्मल पावर परियोजना को मंजूरी दी है। अब सोनभद्र की बात तो जाहिर सी बात आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और ये कितना है, 800 मेगावाट है, ठीक है, 800 मेगावाट का 2, 800 मेगावाट का 2, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, जुलाई 2023 में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने क्या किया है, डैश के लिए 26 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो वो भारतीय वायुसेना है, भारतीय नौसेना है, या भारतीय सेना है, या भारतीय तट रक्षा के किसके लिए दिया गया है, तो भारतीय नौसेना के लिए। मैंने बार बार कहा है कि भारतीय नौसेना के लिए 26, भारतीय वायुसेना के लिए अगर बात की जाए इसके लिए 36 राफेल लड़ाकू, ओके, इसके लिए 36 राफेल लड़ाकू जो कि संचालन में चल रहा है। और ये कब की बात है, ये 2016 की, ओके, 2016 की। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। किस राज्य कैबिनेट ने कुई भाषा को क्या किया है, 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मंजूरी दी है। कौन सा दिया है, उड़ीसा गवर्नमेंट दिया है, उड़ीसा गवर्नमेंट ने दिया है, उड़ीसा, है ना, उड़ीसा गवर्नमेंट ने दिया है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश 20 जुलाई 2023 को पारंपरिक दवाओं पर आसियान देशों के सम्मेलन की क्या करेगा, मेजबानी करेगा। तो यह आसियान देशों के साथ कौन कर रहा है, भारत कर रहा है, ठीक है। और इसमें कंबोडिया, वियतनाम समेत जो आसियान के 10 देश हैं सभी के सभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसका आयोजन तो भारत कर रहा है। अब बात आती है आसियान की, तो आसियान का गठन कब किया गया था, 8 अगस्त 1967, 8 अगस्त 1967, ओके। इसका गठन कब हुआ था, 8 अगस्त। अगर आप लोग ना हड़बड़ाए ना, कि आप लोगों को रहता है ना कि करंट की क्लास को एज सुन एज कर दूं, जितना जल्दी कंप्लीट कर दूं, अगर आप लोगों को जल्दीबाजी ना रहे तो करंट में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, इतना कुछ ज़्यादा बता दूंगी कि, और भगवान का आशीर्वाद रहा तो रिजल्ट को पॉजिटिव मान के ही चलना चाहिए, है ना। करंट इतना अच्छा से तैयार हो जाएगा आपका, लेकिन आप लोगों को जल्दीबाजी है। भारतीय नौसेना के निम्नलिखित में से किस गश्ती जहाज ने क्या किया है, ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 2023 में भाग लिया है। किसने लिया है, तो INS सुनयाना ने। क्या लिया है, INS सुनयाना ने, INS सुनयाना ने, ओके। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत सरकार टकसाल हैदराबाद की स्थापना मूल रूप से हैदराबाद के निज़ाम के लिए शाही टकसाल के रूप में की गई थी। कब की गई थी, 1803 ईस्वी में। कब की गई थी, 1803 ईस्वी में। इसलिए इसको 120वीं जो है जयंती मनाई गई, 120वीं। जुलाई 2023 में निम्नलिखित में से किसे अनुसूचित A श्रेणी उद्यम में अपग्रेड किया गया है, ठीक है। तो कौन सा है, नुमालीगढ़, कोची, मैंगलोर, पानीपत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नुमालीगढ़ रिफाइनरी को क्या किया गया है, अनुसूची B से अनुसूची A में लाया गया। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप किसका होगा, वो मिनी रत्न का हो जाएगा, ठीक है। किया गया है। नुमालीगढ़ रिफाइनरी कहाँ है, ये है कहाँ पर, ये है कहाँ पर, तो यह आपका असम में है, ठीक है, असम में है, असम में है, असम में। ये पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा रिफाइनरी है, ये भी ध्यान रखिएगा। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा, पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा रिफाइनरी है, ठीक है, सबसे बड़ा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है, शहबाज शरीफ कार्यवाहक सरकार को सत्ता सौंपेंगे। किस वर्ष प्रधानमंत्री वह किस वर्ष प्रधानमंत्री बने थे, किस वर्ष प्रधानमंत्री बने थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन को स्किप कर दें, ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा, ये इसको रहने दें, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ये छोड़ दीजिए। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक सार्वजनिक ऋण 2022 में डैश के रिकॉर्ड पार पहुंच गया है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार जो वैश्विक सार्वजनिक ऋण है और 2022 में कितने रिकॉर्ड पर पहुंच गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 92 ट्रिलियन डॉलर पे पहुंच गया है, ओके। चलिए इसके साथ ही आज के हम लोगों की ये सेशन जो है समाप्त हो रही है। अगर कोई भी डाउट हो तो कॉल कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, और आपकी इसकी जो आप लोगों को PDF है वो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो वहाँ पर टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, वहीं उसी लिंक पर आपको क्या होगा, इसकी PDF जो है अवेलेबल मिल जाएगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।
Thank you to all of you and have a nice day.